जय हिंद जय भारत दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम में रामबाण साबित होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उत्तर वैदिक काल में जो वन व्यवस्था था दोस्तों, वन व्यवस्था था वो जन्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे थी। और ऋग वैदिक काल में जो वन व्यवस्था था वो कर्म के आधार पे था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बुध का जन्म, बुध का जन्म का प्रतीक क्या है। तो बुध के जन्म का प्रतीक कमल है, तो इनका मिलान ये होगा कमल। तो इनके लिए बी हो जाएगा 1 नंबर। और फिर गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो गृह त्याग का जो प्रतीक है ये घोड़ा है, सी नंबर हो जाएगा। और मृत्यु, मृत्यु का जो प्रतीक है ये डी नंबर है, स्तूप। तो इनके लिए डी हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है ये बोधि वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष है। तो इनके लिए ए हो जाएगा, इनके लिए ए हो जाएगा। तो बी सी डी ए, तो बी सी डी ए, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था। तो किस वंश का शासन था और उनके राजा कौन थे, इनका आपको सही आंसर देना है। सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो दोस्तों उस समय ये 326 बीसी में, ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। और उस समय जो वंश थे वो नंद वंश थे और इनके जो राजा थे वो घनानंद थे। तो ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर है नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है। तो नटराज की मूर्ति, प्रसिद्ध जो मूर्ति है उनका संबंध किस कला से है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये चोल कला, चोल कला से नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध है। अगला नंबर है किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। तो किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये पल्लव, पल्लव वंश का जो संबंध है ये संगम युग से नहीं है। जो संबंध है संगम युग से वो चोल, चेल और पांड के का संबंध जो है संगम युग से है। चोल की जो राजधानी थी दोस्तों ये कपाटपुरम थी, कपाटपुरम थी चोल की राजधानी। और चेर की जो राजधानी थी दोस्तों वो उरुवर थी, उरुवर दोस्तों ये चेर की राजधानी थी। या फिर इसी को दोस्तों हम लोग कुरुवल भी बोलते हैं, उरुवर या कुरुवर, ये चेर की राजधानी थी। ये बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। और पांड की जो राजधानी थी दोस्तों ये मदुरई थी, पांड की जो राजधानी थी ये मदुरई थी। और पल्लव की जो राजधानी थी ये कांचीपुरम थी, कांचीपुरम थी, कांचीपुरम थी पल्लव की राजधानी। और ये दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चेर की जो राजधानी उरवूर थी। अगला नंबर है मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राजकाल में आरंभ हुआ। इनका आपको सही आंसर देना है कि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राजकाल में आरंभ हुआ। इनका जो सही आंसर है ये भोसले के समय में आरंभ हुआ था, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष। और भोसले जो थे दोस्तों ये नागपुर के थे, नागपुर क्षेत्र में रहते थे भोसले। सिंधिया जो थे दोस्तों ये ग्वालियर के थे, ग्वालियर के थे सिंधिया। और होलकर जो थे दोस्तों ये इंदौर के थे, इंदौर के थे दोस्तों होलकर। और गायकवाड़ दोस्तों बड़ौदा के थे, बड़ौदा के थे दोस्तों गायकवाड़। और पेशवा दोस्तों
पेशवा कहाँ के थे, इनका आपको सही आंसर देना है, पेशवा कहाँ के थे। अगला नंबर है मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था, तो इनका आपको सही आंसर देना है, मदद ए मास का संबंध किससे था मुगल काल में। इनका जो सही आंसर होगा ये सी नंबर होगा, विद्वानों और राजस्व मुक्त भूमि से था मदद ए मास का संबंध। अगला नंबर है बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो बंगाल काश्तकारी जो अधिनियम था दोस्तों, ये किसानों के विद्रोह को रोकने के लिए ये अधिनियम पारित हुआ था। किसान विद्रोह को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था और ये जो पारित हुआ था ये 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला नंबर है 1929 और 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का क्या कारण था, इनका आपको सही आंसर देना है कि 1929 और 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का क्या कारण था। इनका जो सही आंसर है ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन हो गया था, ये इनका सही आंसर है। AITUC का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि दोस्तों यही इन्हीं का नाम है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इनकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 1920 ईस्वी में हुई थी और इनके जो स्थापना किए थे दोस्तों ये लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे। और इन्होंने दोस्तों प्रथम अध्यक्षता भी किए थे दोस्तों, इन्होंने ही दोस्तों स्थापना भी किए थे और पहले अध्यक्ष भी रहे थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। अगला नंबर है किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था, तो इनका आपको सही आंसर देना है कि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने बताया था। इनका जो सही आंसर होगा ये आउटरम एवं टेलर ने दोस्तों हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र का परिणाम बताया था 1857 के विद्रोह को। अगला नंबर है बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई, तो प्रभावी हुई का मतलब है दोस्तों लागू हुई, तो लागू कब हुई थी, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुई थी दोस्तों बंगाल विभाजन, और जो इनकी घोषणा हुई थी दोस्तों ये 19 जुलाई 1905 में इनकी घोषणा हुई थी और इस 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुई थी। और ये किसके शासनकाल में लागू हुई थी, तो ये करजन के शासनकाल में लागू हुई थी। और करजन का जो कार्यकाल था दोस्तों ये 1899 से लेके 1905 तक इनका कार्यकाल था। और ये जो बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था दोस्तों ये हार्डिंग के समय में रद्द हुआ था, हार्डिंग के समय में रद्द हुआ था, जो कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। जो रद्द हुआ था दोस्तों ये 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। अगला नंबर है कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1907 में, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष, जो कि सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता किए थे, 3 बार अध्यक्ष बने थे, जो कि 1886 में और एक 1893 में और एक 1906 में, ये 3 बार अध्यक्ष बने थे दोस्तों कांग्रेस के, एक 1886 में, एक 1893 में और एक 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला नंबर है अभ्युदय पत्र के संपादक थे, तो अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे। अगला नंबर है निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है, इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। इनका जो सही आंसर होगा ये मैडम भीकाजी कामा है, जिन्हें भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। और इन्होंने दोस्तों 1907 में जर्मनी में
भारत का तिरंगा लहराया था दोस्तों। और जर्मनी के दोस्तों जो शहर थे वो स्टुटगार्ट थे। स्टुटगार्ट में दोस्तों, स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने भारतीय झंडा लहराया था। अगला नंबर है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अगला नंबर है, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना कहाँ हुई थी? पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनकी जो स्थापना हुई थी ये अलीगढ़ में हुई थी। अगला नंबर है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है। इनका जो सही आंसर होगा ये सिल्वीकल्चर कहलाती है। अगला नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? यानी दोस्तों 50% कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये शैवाल करते हैं। अगला नंबर है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इनका आपको सही आंसर देना है। विद्युत धारा की दिशा को दर्शाने के लिए दोस्तों गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और मीटर से दोस्तों विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। और विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर से दोस्तों विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर को मापा जाता है। अगला नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये दोस्तों हमेशा आभासी होता है। अगला नंबर है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। इनका आपको सही आंसर देना है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो इनका जो सही आंसर होगा ये एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। अगला नंबर है, अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानतः सत्य नहीं है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि अधातुओं के गुण धर्म में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो इनका जो सही आंसर होगा ये चालक है। चालक, जो कि अधातुओं जो होते हैं वो चालक नहीं होते हैं। अगला नंबर है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? इनका आपको सही आंसर देना है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये रेटिना के पीछे बनता है। अगला नंबर है, निम्न में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो केवल परिमाण जो होता है दोस्तों उसे अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि इनमें से कौन है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये दोस्तों विद्युत धारा। विद्युत धारा जो कि एक अदिश राशि है। इनमें केवल दोस्तों परिमाण होता है। और जिनमें दोस्तों परिमाण और दिशा होता है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि दोस्तों ये संवेग, त्वरण और चुंबकीय क्षेत्र हैं। अगला नंबर है, तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है ये केल्विन है।